सो हेलो चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम में, उन क्वेश्चंस को हम लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनके आंसर क्या होने चाहिए। आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपकी जो टर्म 1 एग्ज़ाम है इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप उसको पढ़िए और पढ़ के बताइए कौन सा आपको आंसर इसका करेक्ट लग रहा है, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से। तो देखिए, टू स्टूडेंट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट separately and each of one them record two reading of mass which are given below. Correct reading of mass is 3.0 gram. On the basis of given data, mark the correct option आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी गई, इनमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। दो स्टूडेंट हैं ए और बी, और एक की रीडिंग फर्स्ट में ये दी गई है, सेकंड में ये दी गई है, सेकंड वाले की रीडिंग दी गई है। अब आप देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, न तो इनमें से किसी का एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। फिर कह रहे हैं रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ए स्टूडेंट का प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर ये क्वेश्चन है। आप बताइए फोर्थ चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये क्वेश्चन नंबर जिसका जो सेकंड ऑप्शन है इट विल बी द राइट आंसर। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन शो करता जाता हूँ, आप अपने पॉज करके इसके आंसर चेक कर लिया करिए, जो आपको आ रहा है लास्ट में आंसर वही मिलता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहे हैं कि मीजर टेम्परेचर ऑन फॉरनहाइट इज 200 फॉरनहाइट, 200 डिग्री फॉरनहाइट, व्हाट विल बी दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये तो न्यूमेरिकल है, आप कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। फिर मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, तो आप पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ये 93.3 निकल के आएगा। फॉरनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो रिलेशन है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो ये भी न्यूमेरिकल दे दिया है, मोलरिटी निकालनी है और आपको मास दे दिया है NaCl का और वॉल्यूम दे दिया है। तो मास और वॉल्यूम से आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फार्मूला आपको पता है कि ये आपका मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऊपर 1000 हो जाता है। तो ये 5.85 ग्राम ऊपर आ जाएगा। इसमें आप डिवाइड कर दोगे इसके मॉलिकुलर मास का, यानी कि 36.5 और 23 ये 58.5 ही हो जाता है। और इन 500 नीचे हो जाएगा, 1000 ऊपर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो आप बताइए कितना आएगा सॉल्व करके। तो देखिए मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लेंगे अपना। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन की ओर। ये 500 ml ऑफ 5m डाइल 5m सॉल्यूशन is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained। तो इनिशियल इसका वॉल्यूम दिया है, इनिशियल मोलरिटी दी है, फाइनल वॉल्यूम कह रहे हैं, फाइनल मोलरिटी पूछ रहे हैं। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 फार्मूला आपको आता है, वो फार्मूला अप्लाई कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो आप आंसर निकालेंगे तो आप देखिए M1V1 मतलब दिस इंटू दिस इक्वल टू M इंटू 1500। आप सॉल्व कर लेंगे इसको। तो जब सॉल्व करके आप देखेंगे इसका आंसर तो ये निकल के आएगा 1.66। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने सबसे ज़्यादा किस में होंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा होंगे उसी में नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास कर देते हैं। तो गिवन मास आपका ये है 4 ग्राम, एटॉमिक मास हीलियम के एटम का मास आपको पता होना चाहिए 4U होता है, तो 4/4 यानी 1 आया। ऐसे करके इन सब में निकालिए। इसमें 23 से डिवाइड करेंगे, इसका एटॉमिक मास 23 होता है तो 2 आ जाएगा।
ऐसे करके सब में आप निकालेंगे और तब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल सबसे ज़्यादा जिसमें निकल के आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा उसी में निकल के आएंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे न्यूमेरिकल है इसमें। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ दिस मच 0.9 ग्राम पर लीटर, कंसनट्रेशन दे दिया, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो मोलरिटी पूछी है आपसे और कंसनट्रेशन दे दिया ग्राम पर लीटर। तो आप मोलरिटी के फॉर्मूले में मास ऑफ द सॉल्यूट है 0.9 रख दीजिए, वॉल्यूम है उसका 1 लीटर ले लीजिए, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का आपको आता है कैलकुलेट करना, उसे डिवाइड कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पे आप देखेंगे आपका जो आंसर आएगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये भी न्यूमेरिकल है। मोलरिटी निकालनी है, मास दे दिया है और आपका वॉल्यूम दे दिया है, तो वही करना है कि 18.25 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास, यानी कि ये 37.5 हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। और नीचे ही हो जाएगा 500, क्योंकि नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाता है, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इसमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसको, और सॉल्व करके आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो जिन लोगों ने सॉल्व करके देखा होगा उनको पता चल जाएगा, उनका 1m के आसपास ये आंसर आया होगा। सो 1m इज़ द राइट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कह रहे हैं कि वन मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर एटम पर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.0 m H2SO4 सॉल्यूशन इज। देखिए ये भी न्यूमेरिकल है। 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, एक मोल में इतने आपके एटम या मॉलिक्यूल होते हैं आपको पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन दिस मच सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे इसके। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए इसके मोल निकाल लीजिए। पहली बात में कहना है कि 1 मोल इक्वल टू एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, तो आप कितने मोल हो रहे हैं वो मोल निकाल लीजिए, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 का, तो आपको मॉलिक्यूल निकल के आ जाएंगे। मोल कैसे निकालें, तो मोल निकालने के लिए मोल का मतलब होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोलरिटी वाला फॉर्मूला आपको आता है, मोलरिटी में भी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आता है। तो यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। मोलरिटी का फार्मूला वही W2/m2, तो W2/m2 की वैल्यू हो गई मोल की, और W2/m2 और साइड में हो जाता है वॉल्यूम, जो इसमें दिया 100 ml, ऊपर हो जाता है 1000। तो यानी कि आपका हो गया, आप मोलरिटी को m से दिखा दें तो m इंटू 1000 अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वल टू 0.02 के कर देना है। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, सॉल्व करके आप चेक कर लेंगे आपका, और जो आएगा उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है उसके इक्वल ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज़ द मास प्रेजेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है, तो ये निकालना आपको आता है। कार्बन का मास 12 है, वो ऊपर रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है, नीचे रखना है। 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। सॉल्व करने पे आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है इसके बराबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, और आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से इसका। कह रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH2 एंड दिस, मतलब इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2 है और मॉलिक्यूलर मास 180 है। व्हाट विल बी द मोलिकुलरिटी ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की मॉलिकुलरिटी क्या होगी बताइए, आप निकाल के दिखा सकते हैं क्या। सॉरी मॉलिकुलरिटी नहीं, मॉलिकुलर फार्मूला कह रहे हैं इस कंपाउंड का क्या होगा। तो मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है आपका, वो हम कैलकुलेट करते हैं n टाइम्स, एम्पेरिकल फार्मूले का n टाइम्स होता है। यहाँ पे इसका होल n कर दें हमें तो पता चल जाएगा, CH2O का होल n। तो होल n आप कैसे निकालेंगे कि जो इसका मॉलिकुलर मास निकल के आएगा CH2O का, उसका डिवाइड कर दीजिए 180 में। तो आप चेक करो कितना आ रहा है, कार्बन का 12 और ये 2 और 16, इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास ऐड कर दीजिए और इसमें 180 में आप इसका डिवाइड कर दीजिए। जितने आए उतने टाइम्स ये हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि n इक्वल टू 6 के नियर अबाउट आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे रख देंगे, होल n 6 कर देंगे तो हो जाएगा C6H12O6। थर्ड वाला आपका
ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें सारे न्यूमेरिकल ही कवर हो रहे हैं आपके में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कह रहे हैं कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर इज। लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए इसका। सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में पूछ रहे हैं, मतलब जो आंसर है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस किया जाएगा। ये क्लियर हो गया, मतलब डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पर किया जाएगा। चलो तो फिर तो इसमें एक ही दिया गया, ज़्यादा सोचना है नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो बिना कैलकुलेट किए निकल जाएगा। 4.7 वाला एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में यही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड इज़ इनकरेक्ट। कंपाउंड के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये बात सही हो सकती है। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, बिल्कुल सही बात है। हम कंपाउंड को बिना केमिकल मेथड के ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इनकरेक्ट कह रहे हैं, जो गलत है। तो कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये गलत बात है। कंपाउंड में एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं रह जाती। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी गायब हो गई, वो नहीं रह सकती, अब एकदम अलग प्रॉपर्टी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। अब देखिए न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं, थ्योरी वाला पार्ट आ गया है, इनको आप तैयार करते जाइए एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। ये रिएक्शन दी गई है, क्या बात सही है इसमें। टोटल मास ऑफ आयरन ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन ऑक्सीजन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बात तो सही लग रही है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये बात सही है। आगे की पढ़ लें। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये गलत बात है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं कहा जाता। फिर कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाई टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट आयरन और ऑक्सीजन इन एक्सेस। अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाई, Fe2O3 की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है इंक्रीज बाई टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस, केवल एक को एक्सेस में लेके बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों लेने पड़ेंगे आपको। अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस विल डिक्रीज इफ द अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। अगर एक कुछ ज़्यादा ले लेंगे तो उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन तो है नहीं, इसलिए आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से करेक्ट कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो आप जरा इसका मॉलिक्यूलर मास ये देख लीजिए, कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस नहीं होगी वही आपकी गलत होगी। तो देखो पहली वाली रिएक्शन तो बैलेंस है, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। अगली वाली में देख लो 3 कार्बन इधर है, इधर एक ही कार्बन है, ये बैलेंस नहीं लग रही है। देखो अगली वाली भी बैलेंस है और इसके आगे वाली रिएक्शन भी बैलेंस है। इसका मतलब जो 14 का जो सेकंड होगा इट विल बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए जल्दी से इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज़ बीइंग फॉलोड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो किया जा रहा है, हालांकि अभी आपके करंट सिलेबस के हिसाब से तो ये क्वेश्चन हट गया है। फिर भी आप इसको अगर एक बार चेक करें आपको आता है कि नहीं आता, तो फिर आप बताइए कौन सा आंसर होगा। जिन लोगों ने पढ़ा है वो बता सकते हैं, नहीं आता आपको तो कोई ज़्यादा चिंता की बात इस साल के लिए नहीं है, क्योंकि इस साल तो ये सिलेबस में नहीं है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर इसका। कार्बन form 2 oxide CO2 and CO where mass of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the simple ratio of 2:1। तो ये सिंपल रेशियो में जिसमें होते हैं उसको हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखिए एसर्शन रीजन वाले में आपको डिटेल दिया गया है। एक असर्शन दिया जाएगा, उसका रीजन दिया जाएगा और 4 कंडीशन होंगी, उनमें से कौन सी ट्रू है आपको पता लगानी है। तो देखिए असर्शन दे रहे हैं एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज़ हाफ ऑफ इट्स मॉलिकुलर मास। इथीन का एम्पेरिकल जो मास एम्पेरिकल मास है वो मॉलिकुलर मास का आधा है। तो ये बात सही है। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 और इसका हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला बनाएंगे C2H4 का, तो CH2 बन जाएगा।
तो दिख रहा है आधा है, बात सही है। रीजन में देखिए क्या कह रहे हैं, रीजन में कह रहे हैं कि द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल होल नंबर रेशियो को शो करता है। तो C2H4 का आप निकालेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो तो CH2 निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास आधा ही होगा। इसका मतलब एसर्जन भी सही है और रीजन भी सही है। तो एसर्जन रीजन के हिसाब से हमें इस पर टिक लगाना चाहिए पार्ट फर्स्ट के ऊपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। पढ़ लीजिए एक बार, एसर्शन को पढ़ लीजिए, रीजन को पढ़ लीजिए। वन एटॉमिक मास 1 AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज़ बीन चूजन एज स्टैंडर्ड। तो कार्बन 12 है, मोस्ट एबंडेंट है कार्बन के आइसोटोप में, और उसको स्टैंडर्ड के तौर पे चुना गया है। तो बात तो सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन अभी 1/12 होता है, इसका स्टैंडर्ड से कोई रिलेशन निकल के नहीं आ रहा है। तो बात दोनों सही हैं, इनमें आती है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है ये, तो हम लोग सेकंड वाला पार्ट कह देंगे, इसका सेकंड वाला पार्ट ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40, ज़्यादा आगे हो गया। चलिए देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दिस इज़ 3 वेयर एज फॉर 200 इज़ 1। तो ये आप पता लगा सकते हैं सही है या नहीं। फिर कह रहे हैं कि 0 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। 0 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के वो राइट साइड में अगर 0 है, नहीं होने चाहिए, तो उनको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो आप समझ में आ रही है आपको, जो 2 है, 2 के राइट साइड में 0 है, तो सिग्निफिकेंट इनको माना गया है। अब देखिए 200 किधर है, ये हमने 2 0 को सिग्निफिकेंट नहीं माना है, तो यहाँ पे ये बात आपको कुछ गलत नहीं लग रही है। कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट डेसिमल के राइट साइड में नहीं होने चाहिए। 0 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, 0 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे तो बात सही आ रही है, ये आर वाली बात गलत लग रही है हमें, इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एसर्शन दिया है, इसका रीजन दिया है। कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। 16 ग्राम मीथेन को जलाने से 18 ग्राम वाटर मिलता है। रिएक्शन आपको ध्यान होगी, रिएक्शन लिख लीजिए, CH4 + O2 इक्वल टू CO2 + H2O। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने के बाद देखिए कि इनके मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिए। तो देखिए CH4 है प्लस O2 है, अब इक्वल बैलेंसिंग में जब देखेंगे तो निकल के आएगा 2H2O, यानी कि 16 ग्राम मीथेन को जलाने से 18 ग्राम वाटर नहीं बनेगा, ये आपका मुझे लग रहा है 36 ग्राम वाटर बनेगा ना, 36 ग्राम बनेगा। फिर कह रहे हैं इन द कंबस्टन ऑफ मीथेन वाटर इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात तो सही है, आर तो सही है, लेकिन ये ए गलत लग रहा है। अब तो ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, इट विल बी अवर राइट आंसर। तो आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम के। एग्ज़ाम में हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगले चैप्टर के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके साथ में हम लोग फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। वैसे मुझे बड़ी शर्म आती है ये बोलने में, फिर भी आप देख लीजिए। थैंक यू।